हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गति व चलन के पार्ट सेकेंड में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको ध्यान होगा, जैसा कि बच्चों आपको ध्यान होगा, लास्ट लेक्चर में हमने कंकाल पेशियों की बात की थी। हमने कहा था कंकाल पेशियों में जो कोशिकाएं हैं वो एक गुच्छे या बंडल में रहती है, जिसे अपन ने फैसिकल कहा था। उन गुच्छों या बंडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मसल सेल पाया जाएगा, यानी कोशिका पाई जाएगी। और मसल सेल यानी मसल की कोशिका को ही हम मायोफाइबर कहते थे, है ना भाई? तो आज हम क्या चालू करेंगे? आज हम उसी किसकी भाई? कंकाल पेशी में किसकी संरचना पढ़ेंगे भाई? एक मसल सेल, या जिसे हम कहते हैं मायोफाइबर, या जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर की संरचना पढ़ेंगे। मसल सेल, मायोफाइबर, मसल फाइबर एक ही मतलब है। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसकी संरचना। एक मसल सेल, हां बिल्कुल सही। याद है आपको क्या पढ़ा था अपन ने? हां, ये हमारे पास एक कंकाल पेशी थी। कंकाल पेशी के अंदर ये मसल बंडल अपन ने बनाए थे, और मसल बंडल के अंदर, हां, मसल बंडल के अंदर हमारे पास क्या होता है? यही तो हमारे पास मसल सेल है, या जिसे हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। इसी को हमने क्या नाम दिया था? मसल सेल या मसल फाइबर। तो बच्चों अगर मैं, अब सुनो, इस मसल सेल या मसल फाइबर को बाहर निकालूं, है ना, इस मसल सेल या मसल फाइबर को बाहर निकालें, तो इस मसल सेल या मसल फाइबर को ये हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है भाई, ये मसल सेल या मसल फाइबर को हम क्या कर रहे हैं? इस मसल सेल या मसल फाइबर को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालकर किसकी बात करेंगे भाई? एक मसल सेल की संरचना। एक सेकंड, यहां पे इसको हटा देता हूं। हां, तो ये मसल सेल, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी क्या कहेंगे? ये भी एक मसल सेल है। तो अब मैंने मसल सेल को बाहर निकालकर हम क्या पढ़ रहे हैं? मसल सेल या मसल फाइबर की संरचना पढ़ेंगे। तो अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया भाई? मसल सेल या मसल फाइबर की संरचना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मजा आएगा। मसल सेल या मसल फाइबर, एक मसल सेल की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। अब मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों मसल सेल को, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या निकाल दी भाई? एक मसल सेल बना दिया। मैंने एक मसल बंडल से मसल सेल को बाहर निकाल लिया। ये मैंने एक मसल सेल को बाहर निकाल लिया। अब मसल सेल की ये क्या हो गई भाई? प्लाज्मा झिल्ली। बाहर क्या हो गई भाई? ये मसल सेल की क्या हो गई? प्लाज्मा झिल्ली। और मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। ठीक है, मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। ये क्या हो गई भाई? मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली। कोई भी सेल होगा उसकी प्लाज्मा झिल्ली है, तो मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। अब बच्चों ये जो हमारा एक मसल सेल है, एक मसल सेल, इसके अंदर भी कई सारी क्या होंगी? समानांतर ट्यूब्स होंगी। हां, इसके अंदर भी क्या होगी बच्चों?
ये देखो, इसके अंदर भी हमारे पास इस तरह से लंबी लंबी पाइप्स या लंबी लंबी ट्यूब्स हैं। हां भाई, ठीक है। ये क्या बना रहा हूं, ये मैंने ट्यूब्स बनाई हैं। तो एक मसल सेल है, मसल सेल के अंदर भी, हां, मसल सेल के अंदर ऐसे लंबे लंबे समानांतर ट्यूब्स मिलेंगी। कितनी बनाई है मैंने? 3। कई सारी ट्यूब्स होंगी। और इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं? मायो का मतलब तो मसल होगा। हम जहां कहीं भी शब्द मायो यूज करेंगे, मायो या सार्को, सार्को का मतलब भी मसल है, मायो का मतलब भी मसल है। तो हमारे एक मसल सेल है, एक मसल सेल में अंदर बहुत सारी लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, और इन लंबी लंबी ट्यूब्स को अपन क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो मसल सेल यानी मसल फाइबर के अंदर कई सारी समानांतर चलने वाली लंबी लंबी क्या हैं? मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। इस मायोफाइब्रिल के अंदर, इन मायोफाइब्रिल के अंदर हमको तंतु मिलेंगे, बड़े तंतु और पतले तंतु और मोटे तंतु। वो बात की बात, अभी इतना क्लियर मायोफाइब्रिल्स। अब एक और चीज, 2-3 चीजें समझो। सबसे पहले हमारा ये जो मसल सेल है ना, इस मसल सेल के अंदर, हां, ऑक्सीजन का संचय, ऑक्सीजन का संचय करने वाले प्रोटीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? ऑक्सीजन संचय करने वाले प्रोटीन्स मिलेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? मायोग्लोबिन। हां, मायोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन संचित करने वाले प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारी कंकाल पेशियों में ऑक्सीजन संचित रहता है। क्यों? जरूरत पड़ेगी भाई ऑक्सीजन की, हम आगे पढ़ेंगे। भागने के लिए, दौड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो रुधिर से आता है, तो रुधिर से तो आएगा ही, धमनियां तो ऑक्सीजन लेकर भी आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजन संचित भी रहेगा पेशियों में। भाई रुधिर से तो रुधिर से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी पेशियों को ऑक्सीजन चाहिए। आप ज्यादा तेज दौड़ लिए, ज्यादा लंबा दौड़ लिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा ना। तो कुछ ऑक्सीजन संचित अवस्था में भी रहेगा कंकाल पेशियों के अंदर। कौन उसको संचित रखेगा? मायोग्लोबिन। फिर और क्या मिलेंगे बच्चों? हां, उसके साथ अंतर प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था अपन ने। हां, ये अंतर प्रद्रव्य जालिका मिलेगी, और ये अंतर प्रद्रव्य जालिका को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मिलेगी भाई? अंतर प्रद्रव्य जालिका। ये क्या है? मसल सेल की, मसल सेल के अंतर प्रद्रव्य जालिका को, मसल सेल के अंतर प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। वो भी मिलेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए, है ना भाई? हां, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सार्कोसोम। तो मसल सेल है भाई। हां, मसल सेल बहुकेंद्रकीय होगा, यह मैं बता चुका हूं। कई सारे केंद्रक भी होंगे इसमें। बहुकेंद्रकीय अवस्था तो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने क्या क्या बताया भाई? मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली, मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली सार्कोलेमा, मसल सेल की अंतर प्रद्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बच्चों, ये कैल्शियम का संचय करता है। हां, कैल्शियम संचय या कैल्शियम स्टोर पूछ लिया जाए
तो अंतर प्रद्रव्य जालिका या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंकाल पेशी है, स्केलेटल मसल सेल है, मसल सेल के अंतर प्रद्रव्य जालिका को अपन ने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया। और यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका संचय करेगा भाई? कैल्शियम का। तो एक मसल सेल के अंदर कैल्शियम स्टोर करने वाली संरचना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक अंतर प्रद्रव्य जालिका है मसल सेल की। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सार्कोसोम। जहां कहीं भी सार्को शब्द आए मसल, जहां कहीं भी मायो शब्द आए मसल। और ऑक्सीजन संचित करने वाला प्रोटीन मिलेगा। ऑक्सीजन को संचित करने वाला प्रोटीन क्या होगा? मायोग्लोबिन। और इस मसल सेल के अंदर ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्स होंगे। उन लंबे ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे? मायोफाइब्रिल्स। इन लंबे ट्यूब्स को क्या कहेंगे बच्चों? मायोफाइब्रिल्स। अब सर इस मायोफाइब्रिल में क्या है? हां बच्चों, मायोफाइब्रिल में तंतु मिलेंगे, पतले तंतु और मोटे तंतु। तो कैसे होंगे? अब सुनो, मसल सेल के अंदर मैंने आपको बताए समानांतर ट्यूब्स हैं मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल के अंदर जो तंतु हैं वो कौन से या कैसे होंगे? इसके लिए मैं किसकी संरचना बनाऊंगा बच्चों? अब हम बनाते हैं मायोफिब्रिल की संरचना। अब मैं किसकी संरचना समझाऊंगा? मायोफाइब्रिल। मतलब अब मसल सेल में से एक मायोफाइब्रिल निकालकर मैं किसकी संरचना समझाऊंगा? मायोफाइब्रिल की। ठीक है भाई, एक मसल सेल है, मसल सेल में लंबे लंबे ट्यूब्स हैं, और उस लंबी ट्यूब्स जो हैं समानांतर ट्यूब्स, उसको अपन ने क्या कहा? मायोफाइब्रिल। तो अब बच्चों देखो, अब हम किसकी बात करें? एक मायोफाइब्रिल की संरचना। ठीक है भाई, किसकी संरचना बना रहा हूं? मायोफाइब्रिल की। हां, ये मैंने एक मायोफाइब्रिल ट्यूब बताई थी मैंने, तो इस ट्यूब को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है भाई, ये क्या है? एक मायोफाइब्रिल है। ये क्या है भाई? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल एक ट्यूब रूपी संरचना है जो किसके अंदर है? मसल सेल के अंदर। और मसल सेल के अंदर ऐसे कई सारे क्या होंगे? मायोफाइब्रिल। अब ये मायोफाइब्रिल किससे बना हुआ है? मैंने आपसे कहा बच्चों, ये मायोफाइब्रिल जो है ये तंतुओं से बना होता है। किससे बना होता है? तंतु या फिलामेंट, पतले और मोटे। तो मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है बच्चों? यहां पर, हां, ये मैंने पतले तंतु बना दिए। ठीक है, ठीक है भाई, ये मेरे पास ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों? पतले तंतु बना दिए मैंने। ये क्या है? पतले तंतु। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? थिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो मायोफिब्रिल की संरचना में मैंने क्या बना दिए? ये पतले तंतु बना दिए बच्चों। अब सुनो, ये जो पतले तंतु हैं, ये जो पतले तंतु बनाए बच्चों मैंने, ये पतले तंतु ऐसे हवा में तो लटके हुए नहीं है। ये पतले तंतु हवा में तो लटके हुए नहीं होंगे ना, ये एक संयोजी उत्तक से जुड़े होंगे, संयोजी उत्तक की परत से जुड़े होंगे। सुनेंगे, ये मैंने एक संयोजी परत बनाई है। ये संयोजी उत्तक की एक परत है। इसी तरह से ये पतले तंतु, ये वाले भी एक संयोजी उत्तक की परत से जुड़े होंगे, और ये पतले तंतु भी संयोजी उत्तक की एक परत से जुड़े होंगे। इस परत को बच्चों, इस परत को क्या कह दिया नाम? जेड लाइन।
इसे कहते हैं जेड लाइन या क्रॉसे मेम्ब्रेन। है क्या भाई ये जेड लाइन? ये जेड लाइन कुछ नहीं है, संयोजी उत्तक की परत है ना। ये जेड लाइन क्या है? संयोजी उत्तक की परत है, जो किसको जोड़ के रख रही है? किसको जोड़ के रख रही है? पतले तंतु को जोड़ के रख रही है। ये लाल लाल मैंने क्या बनाए हैं? पतले तंतु हैं। ये पतले तंतु को, इस पतले तंतु को एक संयोजी उत्तक की परत पकड़ के रख रही है, जोड़ के रख रही है, जिसे अपन ने क्या कह दिया? जेड लाइन कह दी। अब मैंने आपसे कहा था बच्चों की मायोफाइब्रिल की जो संरचना है, मायोफाइब्रिल की संरचना में ये पतले तंतु के साथ साथ मोटे तंतु भी होंगे। पतले तंतु के साथ साथ मोटे तंतु भी होंगे। हां, ये रहे मोटे तंतु, ये मोटा तंतु, ये मोटा तंतु, यहां पर भी एक मोटा तंतु, ठीक है, ये एक मोटा तंतु, ये मोटा तंतु, है ना बच्चों। मैंने कहा था मायोफाइब्रिल में पतले तंतु तो होंगे, पतले तंतु के साथ साथ मोटे तंतु भी होंगे। ये मोटे तंतु हैं जिसे अपन कहते हैं थिक फिलामेंट, है ना। पतले तंतु तो मैंने बना दिए थे लाल में। लाल तो क्या थे बच्चों? पतले तंतु। अब ये जो मैंने गुलाबी रंग के बनाए हैं, ये मोटे तंतु हैं या थिक फिलामेंट। अब ये मोटे तंतु भी हैं बच्चों, सुनो, मोटे तंतु भी हवा में तो नहीं रहेंगे, है ना। मोटे तंतु को भी एक रेखा, मोटे तंतु को भी एक संयोजी उत्तक की परत जो है वो पकड़ के रखेगी। एक संयोजी उत्तक की परत बीच में से पकड़ के रखेगी। हां, इसे क्या कहेंगे? एम लाइन, इसे कहते हैं एम लाइन। यह भी संयोजी उत्तक की परत है। एक बार समझ लेंगे बच्चों, सब लिख लेंगे अपन, हर लक्षण लिख लेंगे, पर पहले समझ लो मैंने क्या बताया। वापस क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने? हम किसकी संरचना पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं एक मायोफाइब्रिल की संरचना। मसल सेल था, मसल सेल के अंदर कई सारे ट्यूब रूपी संरचना मैंने आपसे कहा। वो ट्यूब जो मसल सेल के अंदर है, वो ट्यूब को अपन ने मायोफाइब्रिल कह दिया। कई सारे मायोफाइब्रिल्स होंगे। हम एक मायोफाइब्रिल की संरचना समझ रहे हैं। अब एक मायोफाइब्रिल में पतले और मोटे तंतु होंगे जो एकांतरित रूप से व्यवस्थित हैं। एकांतरित कैसे? ये पतले तंतु हैं, फिर मोटे तंतु, पतले मोटे, पतले मोटे, पतले और मोटे तंतु हैं। पतले तंतु को मैंने थिन फिलामेंट कहते हैं, पतले से हैं ये लाल लाल वाले। और ये मोटे मोटे गुलाबी आकार के क्या हैं? मोटे तंतु। हां, अभी बताऊंगा सर ये तंतु क्या है, इनमें क्या है, हम पढ़ेंगे बच्चों। इन तंतुओं में प्रोटीन्स मिलेंगे। हां सर, वो एक्टिन मायोसिन कब आएगा? अभी आएगा एक्टिन मायोसिन भी, आराम से। तो ये लाल क्या बनाए बच्चों मैंने? पतले तंतु बनाए हैं। और गुलाबी क्या बनाए हैं? मोटे तंतु। अब ये जो लाल जो पतले तंतु है ना बच्चों, ये एक संयोजी उत्तक की परत से जुड़े रहेंगे, है ना। इनको मध्य में एक संयोजी परत जोड़ के रखती है, जिसको अपन ने जेड लाइन कह दिया, है ना। और मोटे तंतुओं को भी एक संयोजी उत्तक की परत जोड़ के रखती है, जिसको अपन ने एम लाइन कह दिया, है ना। एम लाइन संयोजी उत्तक की परत है जो मोटे तंतु को जोड़ के रख रही है, और जेड लाइन वो संयोजी उत्तक की परत है जो पतले तंतु को जोड़ के रख रही है।
अब सुनो सर, ये तो ठीक है, इतना तो पतले तंतु मोटे तंतु, बट सर एनसीईआरटी में तो ए बैंड और आई बैंड की संरचना है। हां अब सुनो, अब सुनो, इधर जहां जहां ये मोटा तंतु है, पूरे के पूरे मोटे तंतु की संरचना पर ध्यान दो। कहां से लेकर कहां तक है मोटा तंतु? मोटा तंतु यहां से लेकर यहां तक है ना बच्चों। मोटा तंतु का क्षेत्रफल देखो कहां से कहां है। ये मोटा तंतु यहां से लेकर यहां तक है। मोटे तंतु की संरचना देखो, जहां से लेकर जहां तक मोटा तंतु है, जहां से लेकर जहां तक मोटा तंतु है उसे देखो। हां, तो जहां से लेकर, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक ये मोटे तंतु का जो क्षेत्रफल है उसे हम कहते हैं ए बैंड। उसे क्या कहेंगे? ए बैंड। तो ए बैंड देखो भाई, ए बैंड पूरा मोटा तंतु है। मोटा तंतु जहां से लेकर जहां तक है वो हिस्सा ए बैंड का है। अब ए बैंड में ये पूरे के पूरे मोटे तंतु तो आ गए बच्चों, मान लिया। है ना, ये मान लिया कि सर मोटा तंतु यहां से लेकर यहां तक है। लेकिन देखो बच्चों, जब आप मोटे तंतु का क्षेत्रफल देख रहे हो तो उसमें बेचारे थोड़े थोड़े छोटे तंतु भी आ रहे हैं। थोड़े थोड़े छोटे तंतु भी आ रहे हैं ना। इतना हिस्सा, ये हिस्सा भी तो इसमें आ रहा है, ये हिस्सा भी तो इसमें आ रहा है पतले तंतुओं का। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ना। यहां से लेकर यहां तक। तो ए बैंड के क्षेत्रफल में कुछ कुछ थोड़े थोड़े पतले तंतु भी तो शामिल हैं उस हिस्से में। हां, तो ए बैंड में क्या मिला भाई? ए बैंड में मोटा तंतु तो है, थिक फिलामेंट तो है, लेकिन कुछ पतले तंतु भी तो आ गए। आए के नहीं आए? गुलाबी तो पूरा का पूरा आ गया, थोड़ा थोड़ा लाल वाला हिस्सा भी तो आ गया। इसे कहते हैं ए बैंड। ए बैंड को हम कहते हैं बच्चों अनाइसोट्रोपिक बैंड। है ना, ए का मतलब तो है अनाइसोट्रोपिक, वो मैं लिख दूंगा अभी। ठीक है बच्चों, तो ए बैंड में आपको यह बता रहा हूं कि ए बैंड का मतलब क्या है, ए बैंड में क्या शामिल है। तो ए बैंड में पूरा गुलाबी हिस्सा मोटा तंतु तो है, लेकिन मोटे तंतु के साथ साथ उसके हिस्से में, उसके क्षेत्र में कुछ पतले तंतु भी तो आ गए। हां, वो भी तो शामिल होंगे। हां, अब क्या बचा? अब केवल कौन सा हिस्सा, केवल कितना हिस्सा पतले तंतु का बचा? भाई ए बैंड में तो मोटा तंतु रहता है, मैं हूं मोटा तंतु, थिक फिलामेंट। मेरा हिस्सा, मेरा घर क्या है? ए बैंड। है ना, मोटे तंतु का घर क्या है? ए बैंड। लेकिन उस घर में बेचारे थोड़े थोड़े छोटे तंतु भी आ गए। उस घर में बेचारे छोटे छोटे पतले तंतु भी तो आ गए, कुछ कुछ हिस्सा। हां, तो अब बोलता है पतले तंतु सर मुझे भी घर दो। है ना, मोटे तंतु का घर तो ए बैंड है, उसमें से हमारे थोड़े थोड़े से हिस्से तो ए बैंड में भी हैं, लेकिन हमारा खुद का भी तो घर होना चाहिए। तो अब जो आई बैंड का हिस्सा बच जाता है, कौन सा आई बैंड का हिस्सा बच गया भाई? देखें कौन सा आई बैंड का हिस्सा बचा हुआ है, ये देखो, ये जिसमें केवल आई बैंड शामिल है।
जिसमें केवल आई बैंड शामिल है। हां, जिसमें केवल आई बैंड शामिल है उसे क्या कहेंगे? पतले तंतु शामिल हैं जिसमें केवल, ये देखो जो हरा मैं बना रहा हूं बच्चों, ये हरे में केवल कौन से तंतु हैं? पतले तंतु। इसमें कोई मोटा तंतु नहीं है, केवल पतला तंतु शामिल है, उसे कहते हैं आई बैंड। आई बैंड में केवल क्या शामिल है बच्चों? पतले तंतु शामिल हैं। तो क्या हुआ? इसको वापस बनाऊंगा बच्चों, समझ आने के लिए मैं बता रहा हूं। वापस हमने बात कर रहे हैं एक मायोफाइब्रिल की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक मायोफाइब्रिल की बात कर रहा हूं। मायोफाइब्रिल में क्या पाए जाएंगे? मायोफाइब्रिल में मोटे और पतले तंतु होंगे, मोटे और पतले तंतु होंगे। पतले तंतु एक संयोजी उत्तक की परत से जुड़े रहेंगे, जेड लाइन। मोटे तंतु भी एक संयोजी उत्तक की परत से जुड़े रहते हैं, एम लाइन। सही। फिर पतले मोटे तंतु तो हैं। अब जहां जहां पर मोटा तंतु है, मोटा तंतु का पूरा हिस्सा, मोटा तंतु का पूरा घर ए बैंड कहलाएगा, पूरा। लेकिन देखो, जब जहां जहां पर पूरा मोटा तंतु है ना, उसके साथ बेचारे कुछ पतले तंतु भी हैं, क्योंकि मोटा तंतु भी पतले तंतुओं के अंदर घुसा हुआ है ना, उनके अंदर भी घुसा हुआ है। तो मोटे तंतु का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ए बैंड। और पतले तंतु का हिस्सा क्या कहलाएगा, जिसमें केवल पतले तंतु होंगे, वो आई बैंड। तो जहां जहां पर मोटा तंतु पूरा का पूरा है, उसे ए बैंड कहेंगे। उस मोटे तंतु के साथ थोड़े थोड़े पतले तंतु भी तो शामिल हो जाएंगे। तो ए बैंड में पूरा मोटा तंतु तो है, उसके साथ थोड़े पतले तंतु भी शामिल होंगे। और केवल वो हिस्सा जिसमें पतले तंतु रह गए, केवल वो हिस्सा जिसमें पतले तंतु रह गए, उसे क्या कहेंगे? आई बैंड। तो ये ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड एकांतरित रूप से व्यवस्थित है ना। इसी के कारण रेखित अवस्था दिखाई देती है कंकाल पेशियों की। वो कंकाल पेशियों की रेखित अवस्था क्यों है? ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ए बैंड ये गहरे रंग का है, आई बैंड हल्के रंग का है। तो गहरा हल्का, गहरा हल्का, गहरा हल्का, इसमें इस कारण कंकाल पेशियां कैसी दिखाई देती हैं? रेखित दिखाई देती हैं, है ना बच्चों। तो मैं लिख रहा हूं पॉइंट्स, देखेंगे क्या क्या पॉइंट लिखे बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि मायोफिब्रिल्स के भीतर, है ना भाई, मायोफिब्रिल्स के भीतर मोटे व पतले तंतु उपस्थित, है ना भाई। क्या मिलेंगे? मोटे व पतले तंतु। मोटे व पतले तंतु को हम क्या कहेंगे? थिक एंड थिन फिलामेंट्स, है ना। मोटे व पतले तंतु को क्या कहते हैं? थिक एंड थिन फिलामेंट्स कहते हैं मायोफाइब्रिल्स में। फिर क्या है भाई? पतले तंतु। सबसे पहले तो पतले तंतु के मध्य में जेड लाइन उपस्थित होगी। पतले तंतु के मध्य में क्या होगी? जेड लाइन, वो संयोजी उत्तक की परत जो इन्हें जोड़ रही है। और इसी तरह से मोटे तंतु के मध्य में कौन सी लाइन होगी भाई? एम लाइन उपस्थित होगी। और फाइनली जो ए बैंड है, उसमें मोटे प्लस पतले तंतु उपस्थित होंगे।
और जो आई बैंड है बच्चों, आई बैंड में केवल क्या मिलेंगे, पतले तंतु उपस्थित होंगे। ठीक है, यहां पर ए का मतलब होता है अनाइसोट्रोपिक। ए बैंड को क्या कहते हैं, अनाइसो, आई को कहते हैं आइसोट्रोपिक। अनाइसो का मतलब होता है बच्चों, अंग्रेजी में अनाइसो कहते हैं विषम। तो इसमें पतले और मोटे तंतु, दोनों तंतु शामिल हैं, विषम या अनाइसोट्रोपिक बैंड। आई का मतलब आइसो, सम, एक जैसे, एक जैसे पतले तंतु शामिल होते हैं, इसलिए आई बैंड। तो ए बैंड में अलग अलग तरह के तंतु हैं, मोटे और पतले तंतु दोनों शामिल हैं, अनाइसोट्रोपिक। और आई बैंड में एक ही तरह के पतले तंतु शामिल हैं, आइसोट्रोपिक। एक बार देखें बच्चों, वापस संरचना में समझा रहा हूं ध्यान से। अब हम सेम आई बैंड और ए बैंड की संरचना समझने के लिए बना रहा हूं, वापस मायोफिब्रिल देखेंगे एक बार। ठीक है भाई, मैं वापस मायोफिब्रिल बनाने जा रहा हूं, एक सेकेंड। ठीक है भाई, एक से ही बता रहा हूं। यहां पर यह पतला तंतु है, फिर ये पतला तंतु है, फिर ये पतला तंतु है, सही बात। फिर ये पतला तंतु है, ये पतला तंतु है, ये पतला तंतु है। मोटा तंतु ये है, यहां से यहां तक, है ना। मोटा तंतु तो पतले तंतु तक गया हुआ है, ये रहा मोटा तंतु। ठीक है ना बच्चों, यहां तक तो क्लियर है, ये पतले और मोटे तंतु। अब सुनो, जेड लाइन बनाऊं पहले तो, ये रही जेड लाइन, ये रही जेड लाइन, ये रही जेड लाइन। ठीक है भाई, ये जेड लाइन बना दी ना, बना दी कि नहीं। ये है मेरे पास जेड लाइन, एम लाइन भी बना दें, ये मैंने बना दी एम लाइन। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब ए बैंड की संरचना क्या कह रहा था मैं, कहां से लेकर कहां तक बनाऊंगा ए बैंड, यहां से लेकर यहां तक पूरा मोटा तंतु वाला हिस्सा ए बैंड है ना ए बैंड। ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये भी क्या है, ए बैंड। तो आई बैंड का हिस्सा कौन सा हो गया, ये इतना वाला, ये वाला हिस्सा आई बैंड, सही। यहां से ये वाला इतना हिस्सा, ये हो गया आई बैंड का। ठीक है, क्लियर है चीज बच्चों। ए बैंड में पूरा का पूरा मोटा तंतु आ गया और कुछ आई पतले तंतु भी आ गए, और केवल पतले तंतु वाला भाग, हां ये वाला भाग, ये केवल पतले तंतु वाला भाग, इतना वाला भाग जिसमें केवल पतले तंतु हैं, ये क्या आ गया, आई बैंड। तो अब देखो बच्चों, एक नई चीज क्या बताऊंगा। ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है। ठीक है, अब सुनेंगे वापस, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको वापस, एक मिनट बच्चों, हां एक सेकेंड, वापस मैं मायोफाइब्रिल बना रहा हूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा लंबा बना देता हूं।
ये मैंने बता दिया 1 मिनट। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा सा पतला तंतु लंबा बना दिया है। ठीक है बच्चों, ये मैंने पतला तंतु, ये रहा मोटा तंतु। ठीक है बच्चों, हां। अब मैंने, ये रहा जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, ये दूसरी जेड लाइन, और ये तीसरी जेड लाइन। 3 जेड लाइन बना दी ना बच्चों मैंने, 3 क्या बना दी है? जेड लाइन बना दी है। अब देखो, ये जेड लाइन जो है वो पतले तंतु, ठीक है, जेड लाइन तो है। अब ए बैंड आई बैंड बना दो एक बार। ए बैंड कहां से लेकर कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक। ये ए बैंड हो गया भाई। ए बैंड कहां बनाओगे? मोटे तंतु का पूरा क्षेत्रफल ले लोगे, यहां, हां, ये यहां से लेकर यहां तक। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या हो गया भाई? ए बैंड। सिमिलरली यहां से, इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक का भाग, ये क्या हो गया? ए बैंड। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का भाग और यहां से लेकर यहां तक का भाग, ये ए बैंड हो गया। फिर आई बैंड क्या हो गया? ये हिस्सा, यहां से लेकर ये हिस्सा, ये हिस्सा पूरा का पूरा क्या हो गया? आई बैंड। इसमें केवल पतला तंतु है, इसमें केवल क्या है? पतला तंतु। यहां पर भी क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक। हां बच्चों, क्योंकि उसके आगे फिर मोटा तंतु आ जाएगा। हां, यहां पर ये मोटे तंतु आ जाएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा भाग क्या हो गया? आई बैंड। तो हो गए ना एकांतरित रूप से व्यवस्थित। ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड एकांतरित रूप से व्यवस्थित हैं। ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल चीज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ए बैंड में मोटे और पतले तंतु दोनों शामिल हैं, आई बैंड में केवल पतले तंतु शामिल हैं। ठीक है, अभी तक मैंने एक्टिन मायोसिन की बात ही नहीं की है, बिल्कुल सही। अब सुनो, अब सुनो, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा। हां, अब क्या बना रहा हूं? इधर देखो, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का जो हिस्सा है, इसे बच्चों हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, क्या नई चीज बता रहा हूं? एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? सार्कोमियर। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के हिस्से को क्या कहेंगे? सार्कोमियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? है क्या वापस एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के हिस्से को ही समझाऊंगा।
मायोफाइब्रिल समझ गए अपन, मसल सेल था, मसल सेल के अंदर ट्यूब रूपी संरचना थी मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर आपके ये मोटे और पतले तंतु अपन ने बना दिए, और तंतुओं के आधार पर ए बैंड आई बैंड आपको समझा दिया मैंने। और ये ए बैंड आई बैंड एकांतरित रूप से व्यवस्थित है, इसीलिए इसे रेखित कहते हैं, है ना। तो ये ए बैंड व आई बैंड एकांतरित रूप से व्यवस्थित, इसी के कारण पेशियां क्या होती हैं, रेखित। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्से को क्या कह रहा हूं, सार्कोमियर। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा। तो अब मैं आपको क्या बना के बता रहा हूं बच्चों, यहां पर देखेंगे, सार्कोमियर। सार्कोमियर का मतलब एक जेड लाइन से या जेड लाइन से जेड लाइन तक का क्षेत्र, है ना भाई। जेड लाइन से जेड लाइन तक का क्षेत्र बनाए कैसे, आ जाओ। मैं एक सार्कोमियर ही बनाऊंगा सिर्फ मायोफाइब्रिल में। ठीक है बच्चों, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का भाग बनाया है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का भाग बनाया है। क्या है, जेड लाइन ही तो पतले तंतु को दो भागों में डिवाइड कर रही है। हां, पतले तंतुओं को दो भागों में डिवाइड कर रही है ना, सही। और मोटा तंतु, ठीक है भाई। ये मैं नीचे और बना देता हूं। अब ए बैंड वाला भाग इस सार्कोमियर में, ए बैंड बनाए। ए बैंड कहां से कहां है भाई, ये रहा। ये हिस्सा पूरा, इसी को क्या कहते हैं, ए बैंड। आई बैंड क्या हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से, एक सेकेंड, ये पूरा क्या हो गया भाई, आई बैंड। ये पूरा क्या हो गया भाई, आई बैंड। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, आई बैंड वाला, ए बैंड, हां।
लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों सार्कोमियर की। हम तो किसकी बात कर रहे हैं? सार्कोमियर। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के हिस्से की। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा, ये हुआ ना। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा, यही तो अपन ने क्या कहा बच्चों? सार्कोमियर है। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा सार्कोमियर है। तो इस सार्कोमियर में एक पूरा ए बैंड आ गया। इस सार्कोमियर में एक पूरा ए बैंड आ रहा है या नहीं? हां, ए बैंड एक पूरा आ रहा है ये। और आई बैंड का आधा हिस्सा यहां पर, आधा हिस्सा यहां पर है ना। दो आई बैंड शामिल हैं, लेकिन दोनों आई बैंड पूरे शामिल हैं या आधे शामिल हैं? आधा हरा हिस्सा ही शामिल है। तो एक सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड है कि नहीं? इसे ही हम सार्कोमियर कहेंगे। सार्कोमियर में एक पूरा का पूरा ए बैंड शामिल है, पूरा का पूरा ए बैंड शामिल है। मोटे तंतु और हल्के से पतले तंतु शामिल है या नहीं? है ना? हां। और आई बैंड का आधा हिस्सा, क्योंकि जेड लाइन ने आई बैंड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा, तो आई बैंड के कितने हो गए? दो आधे हिस्से। तो दो आई बैंड के आधे आधे हिस्से और एक पूरा ए बैंड, इसे क्या कहते हैं? सार्कोमियर। यही संकुचन की इकाई है। हां भाई, पेशीय संकुचन की इकाई सार्कोमियर ही है। सार्कोमियर क्या है भाई? ये पेशीय संकुचन की इकाई है। और इसमें एक पूरा ए बैंड आ गया और आई बैंड के दो आधे आधे हिस्से आ गए। एक आखिरी में चीज रह गई। इससे एक और चीज आ गई बच्चों, देखो। इससे एक और चीज क्या समझ में आई आपको? इधर देखेंगे। इसमें देखो, जब मैंने आपको ए बैंड का हिस्सा बताया, तो ए बैंड में मोटा तंतु भी है, पूरा का पूरा मोटा तंतु, और थोड़े थोड़े पतले तंतु हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये हिस्सा देखो तो बच्चों, कौन सा रंग कौन सा लूं यार? हां, ये हिस्सा देखो बच्चों, इतना हिस्सा, ये जो मैं येलो लाइन से डिनोट कर रहा हूं, ये बताओ तो क्या है? ये जो येलो लाइन है तो ये ए बैंड का हिस्सा है, तो ये ए बैंड का हिस्सा, लेकिन ये ए बैंड का वो हिस्सा है जिसमें पतले तंतु शामिल नहीं है ना भाई। पूरा ए बैंड, काला जो पूरा ए बैंड था, ये रहा। ये जो पूरा ए बैंड है, इस पूरे ए बैंड में मोटे तंतु के साथ पतले तंतु भी तो शामिल हैं पूरे ए बैंड में। लेकिन ए बैंड का वो हिस्सा जिसमें पतले तंतु शामिल नहीं हो, केवल मोटे तंतु मिले, हां, केवल मोटे तंतु मिले, उससे एच जोन कह देंगे। उसे क्या कह देते हैं? एच जोन। क्या कह देंगे बच्चों? एच जोन। मतलब हेंसन जोन कहते हैं इसे। तो एच जोन क्या है? एच जोन ए बैंड का वो हिस्सा है, ए बैंड का वो हिस्सा है जिसमें केवल मोटे तंतु हैं, पतले तंतु नहीं हैं, है ना भाई। तो ए बैंड में तो मोटे और पतले तंतु दोनों शामिल थे।
थोड़े थोड़े पतले तंतु वाला हिस्सा। लेकिन ए बैंड का वो हिस्सा जिसमें पतले तंतु है ही नहीं, केवल मोटे तंतु शामिल हैं, उसे क्या कहेंगे? एच जोन। क्या कहेंगे? एच जोन। तो लिख दे पॉइंट भाई। हां, एच जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल आएगा। हैंसन जोन। तो एच जोन क्या है भाई? ए बैंड का वह क्षेत्र या वह भाग जिसमें केवल मोटे तंतु सम्मिलित हों, है ना? जिसमें केवल क्या मिलेंगे बच्चों? केवल मोटे तंतु मिलेंगे, थिक फिलामेंट, जिसमें पतले तंतु नहीं मिलेंगे। तो ए बैंड का वह भाग जिसमें केवल मोटे तंतु सम्मिलित हैं, एच जोन, और इसलिए यह हल्का रंग होगा। मतलब तुलनात्मक रूप से हल्के रंग का। है ना भाई? ए बैंड गहरे रंग का है, आई बैंड हल्के रंग का है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हल्का रंग किसका होगा? एच जोन का। तो इधर देखो बच्चों, क्या बताया मैंने? हमने बात की सबसे पहले, इधर देखो, आई बैंड की, है ना? आई बैंड, और मैंने यहां पर लिख दिया ए बैंड। अब देखो भाई, आई बैंड में केवल क्या मिलेंगे? केवल पतले तंतु शामिल हैं। आई बैंड में केवल पतले तंतु सम्मिलित हैं, ए बैंड में मोटे प्लस पतले तंतु सम्मिलित हैं, है कि नहीं? है ना? आई बैंड में केवल पतले तंतु हैं, ए बैंड में मोटे और पतले तंतु दोनों सम्मिलित हैं। अब ये जो पतले तंतु हैं, इसमें क्या मिलेगा? पतले तंतु में क्या मिलेगा? प्रोटीन। पतले तंतु में 3 तरह के प्रोटीन मिलेंगे भाई। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। पतले तंतु में कितने प्रकार के प्रोटीन्स मिलेंगे? 3 प्रकार के प्रोटीन। पतले तंतु में 3 प्रकार के प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और मोटे तंतु में, मोटे तंतु में 1 प्रकार का प्रोटीन मिलेगा, 1 प्रकार का प्रोटीन, मायोसिन। है ना भाई? तो वापस देखो, क्या अपन ने क्या देखा है भाई? ये एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं। अभी अपन देखेंगे एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन्स जो किसमें मिलेंगे? पतले तंतु में। 3 प्रकार के प्रोटीन्स जो पतले तंतु में, और पतले तंतुओं से मिलकर क्या बनेगा? आई बैंड। मोटे तंतु में कौन सा प्रोटीन मिलेगा? एक ही प्रकार का प्रोटीन, मायोसिन। मायोसिन से बनेंगे मोटे तंतु, और मोटे तंतु के साथ थोड़े से पतले तंतु सम्मिलित होकर क्या बनाएंगे? ए बैंड। ए बैंड और आई बैंड से मिलकर, यानी मोटे और पतले तंतुओं से मिलकर क्या बनेगा? मायोफिब्रिल। और कई सारे मायोफिब्रिल से क्या मिलेगा? कई सारे मायोफिब्रिल से ही एक मसल सेल बनता है ना बच्चों? तो क्लियर? ए बैंड और ये, और ए बैंड का वो हिस्सा, ए बैंड का वो हिस्सा जिसमें पतले तंतु ना हो, केवल मोटे तंतु हो, उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? एच जोन। क्या नाम दे दिया भाई? एच जोन। ठीक है, अब ये पतले तंतु की संरचना देखें भाई, पतले और मोटे तंतु की संरचना।
तो सबसे पहले पतले तंतु की संरचना देख रहे हैं, जिसमें कितने तरह के प्रोटीन्स हैं भाई? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। कितने तरह के प्रोटीन हैं? एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। कैसे? एक सेकेंड। देखो बच्चों, क्या बना रहा हूं मैं? एक पतले तंतु की संरचना बना रहा हूं। हां, ठीक है बच्चों, ये मैंने एक पतले तंतु की संरचना बनाई है। ध्यान देंगे क्या बनाई है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से सुनेंगे। पतले तंतु की संरचना में कितने तरह के प्रोटीन शामिल हैं बच्चों? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। पतले तंतु में 3 तरह के प्रोटीन हैं। ये जो काले गोले हैं भाई, ये मैंने बनाया है जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये एकलक है, ये एकलक रूप है एक्टिन का। और ये जी एक्टिन बच्चों देखो, ये गोला जो जी एक्टिन का है, ऐसे कई सारे जी एक्टिन मिलकर एक पूरी श्रृंखला बना रहे हैं ना एक्टिन की। तो जी एक्टिन मिलकर पूरी एक श्रृंखला बना देते हैं, जिसे कहते हैं एफ एक्टिन, तंतुमय या फिलामेंटस। तो देखो भाई, एक गोला जो मैंने बनाया, एक गोला तो है, काला गोला तो है, वो जी एक्टिन है, एकलक है एक्टिन का। और ये सारे गोले मिलकर एक्टिन की 2 श्रृंखलाएं बना रहे हैं, 2 कुंडलित श्रृंखलाएं। तो एफ एक्टिन की 2 कुंडलित श्रृंखलाएं हैं, है ना। एफ एक्टिन की क्या है बच्चों? 2 कुंडलित श्रृंखलाएं। फिर ये जो लाल बनाया भाई मैंने, ये लाल है ट्रोपोमायोसिन। ये लाल क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन की भी 2 श्रृंखलाएं हो गई। ट्रोपोमायोसिन की भी कितनी हो गई भाई? 2 कुंडलित श्रृंखलाएं हो गई, ये 1 और ये 2। तो 2 कुंडलित श्रृंखलाएं एफ एक्टिन की है,
दो कुंडलित श्रृंखलाएं ट्रोपोमायोसिन की है, और तीसरा ये हरे रंग का प्रोटीन, हां ये कौन सा है? ट्रोपोनिन। ये कौन सा है भाई? ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन के देखो बच्चों, मैंने 3 उप इकाइयां बनाई हैं। क्या बनाई है? ट्रोपोनिन जो है उसकी 3 उप इकाइयां हैं। ट्रोपोनिन की 3 उप इकाई है ना? इसको मैं अगले पेज पे बनाऊंगा भाई। 3 उप इकाई कौन कौन सी हैं? इसमें होती हैं ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ये 3 उप इकाइयां हैं भाई, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी जो है ना बच्चों, ये उप इकाई कैल्शियम से जुड़ेगी। देखो बच्चों आगे आएगा, अभी अपन तो सिर्फ संरचना पढ़ रहे हैं, इनके काम आगे अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए ट्रोपोनिन जो हरे रंग का प्रोटीन है उसकी 3 उप इकाइयां हैं, 3। एक उप इकाई देखो, एक उप इकाई एक्टिन से जुड़ी हुई है, एक उप इकाई लाल ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई है, और एक ऊपर की ओर जो उप इकाई है वो खाली है, वो आगे कैल्शियम से जुड़ेगी, है ना? 3 उप इकाइयां हैं भाई। एक उप इकाई ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई है, एक एक्टिन से जुड़ी हुई है, जी एक्टिन से, और एक कैल्शियम से जुड़ेगी, है ना? तो ये जो ट्रोपोनिन की 3 उप इकाइयां बनाई मैंने, क्या क्या बनाई? ट्रोपोनिन सी सबसे पहले। ट्रोपोनिन सी का मतलब ये कैल्शियम से जुड़ेगी। कैल्शियम कहां से आएगा, क्यों जुड़ेगी, ये सब आगे आएगा संकुचन में। दूसरी उप इकाई है ट्रोपोनिन टी, किससे जुड़ेगी? ट्रोपोमायोसिन से, हां ट्रोपोमायोसिन से। और तीसरी उप इकाई है बच्चों ट्रोपोनिन आई। आई का मतलब है इनहिबिटरी, हां इसका मतलब एक्टिन से जुड़ेगी। अब ये आई क्यों कहते हैं सर, इसको इनहिबिटरी क्यों कहते हैं? हां हम पढ़ेंगे बच्चों आगे। आगे अपन पढ़ेंगे, ये जब मैं पेशी संकुचन कर रहा हूं ना, तो इस पेशीय संकुचन में मोटा तंतु जो है मायोसिन, मोटे तंतु में कौन सा प्रोटीन है? मायोसिन। वो मायोसिन जो है वो मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा, आगे बताएंगे। तो मायोसिन का सर एक्टिन से जुड़ेगा और एक्टिन को खींचेगा, तब संकुचन होगा। और अगर संकुचन ना हो, संकुचन होगा कब? जब मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा। लेकिन जब संकुचन नहीं हो रहा है ना भाई, आप ये कर रहे हो तब संकुचन होना चाहिए। हमेशा थोड़ी संकुचन शरीर में होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तब होना चाहिए। और जब संकुचन की जरूरत ना हो तो मायोसिन एक्टिन से जुड़ना नहीं चाहिए। तो मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने में ये रोकेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सुनो क्या है। अभी के लिए तो सिर्फ मैंने आपको किसकी संरचना बताई भाई? अभी अपन ने सिर्फ किसकी संरचना देखी है? पतले तंतु की, है ना? पतले तंतु की संरचना अपन ने देखी। पतले तंतु की संरचना में 3 प्रोटीन हैं, एक्टिन की 2 श्रृंखलाएं हैं, एफ एक्टिन की, ट्रोपोमायोसिन की 2 श्रृंखलाएं हैं, और ट्रोपोनिन की 3 उप इकाइयां हैं। ठीक है, यहां तक देखा है। और एक अब मोटे तंतु की बात करें बच्चों। अब अगर मैं मोटे तंतु की बात करूं, मोटे तंतु की संरचना, है ना भाई? तो मोटे तंतु की संरचना में
हमारे पास कौन सा प्रोटीन आता है? मायोसिन। अब एक चीज याद रखनी है बच्चों, मायोसिन प्रोटीन एक बहुलक है। हां, मायोसिन प्रोटीन कैसा है? एक बहुलक प्रोटीन है, पॉलीमर है। और अगर यह पॉलीमर या बहुलक प्रोटीन है तो इसकी इकाइयां एकलक होगा। तो इसका एकलक, हां, इसका एकलक क्या होता है? मेरोमायोसिन प्रोटीन। इसका एकलक क्या होगा बच्चों? मेरोमायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन की संरचना सुनो बच्चों, मायोसिन प्रोटीन की संरचना या मोटे तंतु की संरचना तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब लास्ट के जो 4-5 मिनट है ना, उसमें बच्चों देखो अपन ने पढ़ा क्या, वापस सुन लो एक बार ताकि क्लियर हो जाए संरचना अपन ने क्या पढ़ी थी। देखो भाई, अपन कंकाल पेशी की बात कर रहे थे। कंकाल पेशी में एक मसल सेल को मैंने बाहर निकालकर एक मसल सेल की संरचना समझनी चाहिए, है ना। मैंने क्या बनाया भाई? एक मसल सेल बनाया। तो एक मसल सेल को मैंने बाहर निकाला, ये निकाल दिया बाहर। अब एक मसल सेल ये रहा। मसल सेल की झिल्ली क्या हो गई? सार्कोलेमा। मसल झिल्ली का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सार्कोसोम। मसल झिल्ली का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर को कह दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ऑक्सीजन संचित करने के लिए क्या है? मायोग्लोबिन। और मैंने आपको बताया कि इस मसल सेल के अंदर ट्यूब्स होंगी, कई सारी समानांतर ट्यूब्स हैं। उस ट्यूब को क्या नाम दिया? मायोफिब्रिल। उस ट्यूब को क्या नाम दिया? मायोफिब्रिल। ये सारे कोशिकांग, केंद्रक, मायोग्लोबिन तो पता है, आसान है। लेकिन ये मायोफिब्रिल के अंदर क्या है? फिर नेक्स्ट संरचना मैंने किसकी बनाई? मायोफिब्रिल। तो मैंने आपसे कहा कि मायोफिब्रिल में तंतु पाए जाते हैं। मायोफिब्रिल में क्या मिलेंगे भाई? तंतु दो प्रकार के, पतले तंतु होंगे और मोटे तंतु होंगे। पतले मोटे, पतले मोटे, पतले मोटे तंतु, है ना। फिर मैंने आपको बताया ये पतले मोटे तंतु जो हैं वो ए बैंड और आई बैंड के रूप में विस्तारित रहेंगे। मोटे तंतु का पूरा क्षेत्र जो मोटे तंतु का है उसे ए बैंड कहेंगे, और उस पूरे क्षेत्र में कुछ कुछ पतले तंतु भी शामिल हो जाएंगे। तो मोटे और पतले तंतुओं से मिलकर क्या बनेगा? ए बैंड। और जो केवल पतले तंतु वाला भाग है, केवल पतले तंतु वाला भाग है, उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? आई बैंड। तो केवल पतले तंतु से क्या बनेगा? आई बैंड। और मोटे और पतले तंतु दोनों से क्या बनेगा? ए बैंड। वो अपन ने देख लिया। फिर मैंने आपसे कहा कि एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का हिस्सा, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के हिस्से को अपन ने सार्कोमियर कहा। तो इस सार्कोमियर में पूरा एक ए बैंड तो शामिल हो गया, लेकिन दो आई बैंड के आधे आधे हिस्से शामिल हो गए, क्योंकि जेड लाइन तो आई बैंड के दो बीच का हिस्सा है। आई बैंड के केंद्र से जेड लाइन निकलती है, तो जेड लाइन से जेड लाइन तक का भाग सार्कोमियर था। तो इसमें एक पूरा ए बैंड आ गया बच्चों, और आई बैंड के दो आधे आधे हिस्से आ गए। फिर मैंने आपको एक एच जोन का शब्द भी बता दिया। मैंने आपसे कहा एच जोन वो भाग है ए बैंड का जिसमें मोटे तंतु मिलेंगे, पतले तंतु नहीं मिलेंगे। और अंत में अपन ने क्या देख लिया भाई? अंत में अपन ने यह देख लिया कि ये पतले तंतु और मोटे तंतु, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर मोटे और पतले तंतु, पतले तंतु के अंदर तीन प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, और मोटे तंतु के अंदर एक प्रोटीन, मायोसिन। पतले तंतु की संरचना अपन ने देख ली। पतले तंतु की संरचना इस प्रकार है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसकी बात कर लेंगे? मोटे तंतु की संरचना, जिसमें क्या है? मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन की संरचना या मोटे तंतु की संरचना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों।
और नेक्स्ट क्लास में फिर हम पेशीय संकुचन की क्रियाविधि देखेंगे कि पेशियों में संकुचन जो है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।